जय हिंद इनसाइड एसएसबीएन्स एंड फाइनली मैंने आपकी दिल की पुकार सुन ली है। हियर आई एम विद लास्ट मिनट रिविजन सीरीज की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम करेंगे 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड ये सीरीज इसलिए इतनी ज़्यादा फेमस है बिकॉज हर साल की बात है 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इस एक वीडियो से हर शिफ्ट में रिपीट होते हैं, विच मेक्स इट टू 30 क्वेश्चन इन ईच एंड एवरी एफकैट आउट ऑफ दीज 50 क्वेश्चंस। तो क्या आप रेडी हैं टू नो ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर द एग्जामिनेशन? बिकॉज अभी इस वीडियो में हम सिर्फ करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें थ्रू स्मार्ट वर्क टू मेक श्योर दैट ओनली एंड ओनली जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो करें, बिकॉज अभी हमारे पास क्या है, टाइम की है कमी। एंड विल डू ओनली द एरियाज दैट विल बी सीन इन द एग्जामिनेशन 100%. So let us start with the first question. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? द फर्स्ट वन इज नेशनल कैलेंडर जो है वो सार्क एरा पे बेस्ड है और अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 को। बिल्कुल सही है, टॉकिंग अबाउट सार्क एरा। ये किसने स्टार्ट किया था? आई गेस आप सब लोग जानते हैं कनिष्का को। कनिष्का क्या है? ही इज अ कुशान रूलर, ठीक है। इनको और किस नाम से जाना जाता था? ही वॉज ऑल्सो नोन एज सेकेंड अशोका, ठीक है। और इन्होंने सिल्क रूट भी जो है वो स्टार्ट किया था, राइट। सो दिस इज इट। उसके बाद आते हैं नेशनल फ्लैग जो है ये पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था और 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ हमें पता होने चाहिए इनके मीनिंग। व्हाइट जो है वो पीस और ट्रुथ के लिए स्टैंड करता है, ग्रीन जो है फर्टिलिटी और ग्रोथ के लिए स्टैंड करता है। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट ऑरेंज, इट इज फॉर करेज, इट इज फॉर सैक्रिफाइस, ठीक है। इसके साथ साथ इट इज फॉर स्ट्रेंथ, ओके। देन मूविंग ऑन टू धर्म चक्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 24 इसमें स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स क्या होते हैं? जैसे ये दिस इज अ स्पोक, वन सिंगल स्पोक। तो इसमें 24 होते हैं और हर एक का कुछ अपना अलग मीनिंग होता है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट दिस धर्म चक्र, ये जो है किससे लिया गया है? ये अशोक चक्र से बेसिकली लिया गया है। एंड इट रिप्रेजेंट्स कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। चलते रहो व्हील की तरह, है ना। कॉन्टिन्यूटी को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। मूविंग ऑन टू नेशनल एम्बलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक्चुअल नेशनल एम्बलम है वो किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, ओके। और ये जो अडॉप्ट किया गया था, दिस वॉज फ्रॉम द सारनाथ कैपिटल, किसकी? ऑफ अशोका, है ना। उसके बाद टॉकिंग अबाउट इट, इसमें होते हैं 4 लाइन्स, एक इसके एग्जैक्टली पीछे है और ये 2 इसके साइड में है, ठीक है। सेंटर में क्या है? सेंटर में इसमें अगेन धर्म चक्र है, ओके। देन इट हैज 4 डिफरेंट, यहां पे आप देख सकते हैं ना, 4 एनिमल्स आर देयर। कौन कौन से हैं? बुल, हॉर्स, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सो प्लीज ध्यान देना, एलिफेंट एंड लायन। इसमें नीचे क्या होता है? देयर इज अ लोटस एज वेल, ओके। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें आप देख सकते हैं सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, राइट। ये सत्यमेव जयते जो है दिस हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम मुंडका उपनिषद, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक नेशनल सेंटेंस है। कमिंग टू द नेशनल एंथम नाउ, नेशनल एंथम जो है was written by बंकिम चंद्र चैटर्जी। नाउ दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अडॉप्ट कब किया गया था? 24 जैन 1950। और इसका जो हिंदी वर्जन है वो फर्स्ट टाइम कब सिंग किया गया था? इट वॉज इन INC कैलकाटा का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इट वाज इन 1911, तब की बात है। तब इट वाज फर्स्ट टाइम जिसका हिंदी वर्जन है वो सिंग किया गया था। उसके बाद बंकिम चंद्र चैटर्जी कौन है? ही इज द वन जिन्होंने हमारा क्या लिखा है? नेशनल सॉन्ग लिखा है। व्हाट इज नेशनल सॉन्ग? इट इज वंदे मातरम एंड इट इज इन विच लैंग्वेज? इट इज इन संस्कृत, ठीक है, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, हमारा जो नेशनल बर्ड है वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं, पैवोक्रिस्टेटस। पैवोक्रिस्टेटस किसको बोलते हैं? हम पिकॉक को बोलते हैं। ट्री कौन सा है हमारा? इट इज बैनियन ट्री, जो नेशनल ट्री है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया GST के रिगार्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो फ्रांस जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने अडॉप्ट किया GST, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फ्रांस इज द फर्स्ट वन। इंडिया जो है उसमें ड्यूबल GST है। व्हाट इज ड्यूबल GST? आपने देखा होगा ना, जब आप बिल देखते होंगे कहीं पे भी जाते होंगे, एक होता है SGST, एक होता है CGST, राइट। तो ये जो 2 हैं कॉम्पोनेंट, ये हमने एग्जैक्टली कैनेडा से लिए और वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं जो कुछ इस तरीके से फॉलो करती है। इसके अलावा एक IGST भी होता है,
तो IGST और CGST ये दोनों किसके पास जाते हैं, सेंटर के पास जाते हैं, वेयर एज SGST जो है वो किसके पास जाता है, स्टेट के पास। ओके, इंडिया जो है उसमें हाईएस्ट जीएसटी रेट है, बिल्कुल सही है। देयर आर एक्चुअली जीएसटी में भी स्लैब है, जैसे आपने देखा होगा ना इनकम टैक्स में स्लैब है, इन द वेरी सिमिलर वे देयर इज अ स्लैब इन जीएसटी ऑल्सो, और वो कुछ इस तरीके से है, इतने सारे स्लैब्स हैं, और 28% इज हाईएस्ट, इतना किसी भी कंट्री में नहीं है। इंडिया हैज द हाईएस्ट जीएसटी रेट, और इंडिया के बाद जो है हाईएस्ट दैट इज अर्जेंटीना का, विच इज व्हाट 27%। ठीक है, याद रहेगा। अलॉन्ग विद दिस ये जो 0% जीएसटी है, दिस एक्चुअली स्टेट्स अल्कोहल को और पेट्रोल, सिर्फ ये दो चीजें हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम व्हाट, जीएसटी। उसके बाद बात आती है कि चेयरमैन जो है जीएसटी के वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बिकॉज इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था, राइट। तो कौन होता है चेयरमैन, चेयरमैन इज एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर। और आजकल जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं निर्मला सीतारमन पे, वाई, बिकॉज ऑफ द बजट दैट हैज कम इन, तो आप जानते ही हैं फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ना। और अगर मैं बात करूं आपसे कि हेडक्वार्टर जो है जीएसटी का कहां होता है, इट इज इन न्यू दिल्ली। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप जानते हैं 5 ईयर प्लान्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन जो 5 ईयर है अब ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। व्हाई, बिकॉज पहले क्या होता था, देयर वाज अ बॉडी नोन एज प्लानिंग कमीशन, क्या नाम था, प्लानिंग कमीशन वाज देयर, और ये जो थी इट वाज फॉर्म्ड इन 1950, और ये कब तक रही है, इट इज टिल 2017। उसके बाद वंस मोदी गवर्नमेंट केम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे रिप्लेस किया एंड एक नई चीज बनाई जिसको बोलते हैं नीति आयोग। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो नीति आयोग है ये फॉर्म कब हुआ था, इट वाज ऑन Jan 1, 2015, लेकिन इसका जो काम स्टार्ट हुआ दैट वाज वंस प्लानिंग कमीशन वाज डिसॉल्व्ड। ठीक है, टॉकिंग अबाउट नीति आयोग के सीईओ, ये क्वेश्चन भी काफी बार आ जाता है, तो जो सीईओ है दैट इज श्री BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं 5 ईयर प्लान, टोटल कितने हैं, 12 5 ईयर प्लान है। पहली चीज थी, जैसे ही देश आजाद हुआ हमें चाहिए एग्रीकल्चर, बिकॉज हमें लोगों को खाना खिलाना है। एक बार खाना बनना शुरू हो गया हमारे देश में, उसके बाद हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है, वाई, बिकॉज जॉब्स क्रिएट करनी है। जॉब्स के बाद हमें ये देखना है कि यार हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम किसी से मांग नहीं रहे हैं कुछ, जैसे हमारे पास दूसरे देश से क्या आता था, खाना दिया जाता था, यूएस ने भी दिया है। ठीक है, सो दैट वाज द कंडीशन। उसके बाद फिर आई सेल्फ रिलायंस के साथ हमें सस्टेन्ड ग्रोथ भी चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम किसी के ऊपर ज्यादा टाइम तक निर्भर ना रहें। उसके बाद वंस ऑल ऑफ दिस इज डन, फिर हमें हटानी थी पॉवर्टी, बिकॉज हमारे देश में पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा थी। वंस पॉवर्टी वाज टेकन केयर ऑफ, अराउंड द सेम टाइम हमें एक और चीज करनी थी, दैट इज कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाने हैं देश के अंदर, ठीक है, हाईवेज बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ताकि एग्रीकल्चर और जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको हम और फास्ट कर सके। उसके बाद ये सब चीजें तो आ गई, लेकिन इस दौरान कंप्यूटर्स भी आने शुरू हो गए थे एंड देयर वाज रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज वेल, सो मॉडर्नाइजेशन बढ़ाया गया। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुई। ठीक है, उसके बाद हमने सिर्फ अभी तक सिटीज पे ध्यान दिया, लेकिन अब हमें विलेजेस की तरफ भी जाना है, हमें सिर्फ सेंट्रलाइज्ड ग्रोथ नहीं करनी, डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ करनी है, तो रूरल डेवलपमेंट की बात आई। फिर इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आनी चाहिए सो दैट हमारा देश और डेवलप करे। ठीक है, उसके बाद फिर आती है बात की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एंड देन अब हमें करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि एक बार ग्रोथ करी फिर नीचे आ गए, जैसे पाकिस्तान में चल रहा है, श्रीलंका में चल रहा है ना, तो हमें क्या चाहिए, वी वांट की कॉन्टिन्यूस एक ग्रोथ होती रहे, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, सो दिस इज डू इट योरसेल्फ, ये ऑलरेडी सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नीचे जल्दी से इसके आंसर कमेंट करो, जिसका बेस्ट आंसर होगा आई विल पिन दैट पर्टिकुलर आंसर इन द कमेंट। एंड देखो, जैसे गरीबी हटाओ है, थोड़ा दिमाग यूज करो, ऑफकोर्स जिस 5 ईयर प्लान में हमने पॉवर्टी के रिगार्डिंग बात की थी वही आंसर होगा, राइट। सो कॉमेंट डाउन व्हाट आर द आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। Coming to the next question, that is match the following environmental conventions. Very very important. सबसे पहले COP29 कहाँ हो रहा है? It is going to be in Baku, Azerbaijan. ठीक है, वियना कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। फर्स्ट आता है वियना कन्वेंशन, दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, ओजोन डिप्लीशन। एट द सेम पॉइंट इन टाइम बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बिकॉज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी कहीं ओजोन डिप्लीशन की बात है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखना, इट इज अबाउट सब्सटेंसेस जो कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस की बात यहाँ पर हो रही है। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल, दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करना, एंड आप पेरिस
एग्रीमेंट देखोगे दिस इज ऑल्सो समवॉट सिमिलर कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसे लिमिट डाउन करना है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर डेवलप्ड नेशंस, whereas if I talk about the Paris agreement is for all the countries, because ये क्या है, ये एक शेयर्ड प्रॉब्लम है, ये एक सिंगल कोई कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज और जो इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कन्वेंशन है UNFCCC. This is for greenhouse gases, whereas UNCCD this is to combat desertification. ठीक है, डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए बेजल कन्वेंशन, जितने भी हजार्डियस वेस्ट हैं, उसके बाद कार्टाजीना प्रोटोकॉल, दिस इज फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का REED जो है दिस इज फॉर डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। नागोया प्रोटोकॉल दिस इज अगैन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एग्जैक्टली लाइक व्हाट कार्टाजीना प्रोटोकॉल। फिर आता है किगाली, ये क्या है? दिस इज पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियल कन्वेंशन इटसेल्फ। ना मॉन्ट्रियल किस क्या था, जल्दी से बताओ? इट वाज फॉर ओजोन, राइट? अब ये भी डिस्कस किया था। फिर आता है मिनीमाटा कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, दिस इज फॉर मर्क्यूरी। आप जानते हैं इससे एक डिजीज भी कॉज होती है, राइट? उसके बाद हजार्डियस वेस्ट के लिए कौन सा है आपका? रोटरडैम। COP28 नहीं करना, COP29 में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। रामसर कन्वेंशन इज फॉर wetlands, whereas Stockholm Convention it is for pollutants and specifically the ones जो कि organic हैं, ठीक है। फिर आते हैं sites, ये क्या है? This is for endangered species. फिर आते हैं Convention of Biological Diversity, this is again for endangered species. फिर आते हैं बोन कन्वेंशन, दिस इज फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है। वियना कन्वेंशन अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मॉन्ट्रियल बता चुकी हूँ, आपको क्योटो प्रोटोकॉल बता चुकी हूँ, राइट। रियो किसके लिए है? दिस इज फॉर एनवायरमेंटल चेंज। चलो नीचे जल्दी से कमेंट करो, वियना, मॉन्ट्रियल और क्योटो किस किस चीज के लिए है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग रेवोल्यूशन और उसके फादर, ठीक है। सो एवरग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? MS स्वामीनाथन। किस चीज से रिलेटेड था आप सब लोग जानते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके रिगार्डिंग है? राइस, व्हीट की प्रोडक्शन, बेसिकली एग्रीकल्चर। सिल्वर रेवोल्यूशन इंदिरा गांधी, राइट। व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट कलर मतलब मिल्क, तो वर्गीज क्यूरिन। प्रोटीन रेवोल्यूशन जो है दैट इज डॉक्टर अरुण कृष्णन। ये वाला गलत है, इसमें क्या पूछा था? नॉट मैच्ड करेक्टली। ही इज एसोसिएटेड विद व्हाट? ब्लू रेवोल्यूशन विच इज रिगार्डिंग फिश, वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट प्रोटीन रेवोल्यूशन, दिस इज, इसके जो फादर हैं दैट इज आर मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी एंड अरुण जेटली। उन्होंने ये टर्म जो है वो कॉइन की थी दोनों ने। मूविंग ऑन टू द रेवोल्यूशंस नाउ। सो जो ब्लू है दिस इज रिगार्डिंग फिश। ग्रे याद रखना, फर्टिलाइजर एकदम मिलके मिट्टी में ग्रे हो गए हैं। एग्रीकल्चर ग्रीन, मिल्क वाइट है, फार्मिंग एग सिल्वर, ठीक है। उसके बाद हनी जो है दिस इज गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर इज जूट। रेड किसके रिगार्डिंग है? मीट के रिगार्डिंग है। ऑयल सीड येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद कॉटन के रिगार्डिंग सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ओके। जल्दी से नीचे कमेंट करो कि पिंक रेवोल्यूशन और एक आपका ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ठीक है। पिंक आई गेस अनियन और ब्लैक आई गेस किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम से, है ना। अब आ जाते हैं फादर्स पे, ठीक है। ऑलरेडी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बचते हैं। फर्स्ट वन इज गोल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है, ये देख लेना। रेड रेवोल्यूशन, ओके। फिर आते हैं फादर ऑफ सिविल एविएशन, JRD टाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स सुब्रतो मुखर्जी। फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन है? महाराज छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है SI यूनिट्स के रिगार्डिंग। आप कभी मार्केट गए होंगे ना, आपने कोई चीज़ खरीदी होगी, उसमें किलोग्राम भी वेट होता है, ग्राम भी वेट होता है, लेकिन क्या दोनों SI यूनिट है? नहीं। किलोग्राम जो है दिस इज द SI यूनिट। ऐसे ही अगर मैं लेंथ की बात करूं, सो लेंथ की जो SI यूनिट है वो मीटर्स है, और टाइम की क्या है? सेकेंड है। तो टेम्परेचर की क्या है? केल्विन, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, बिल्कुल सही। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर पूछे, टेम्परेचर उसकी केल्विन ही है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ओके। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की मोल, ये गलत है। सो इसमें आंसर क्या पूछा था? इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? D। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या है? कैंडला। और मोल क्या डिनोट करता है? N, दैट इज सब्सटेंस जो है उसका कितना अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। अब और भी कुछ यूनिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाली आपको बता देती हूँ। फोर्स की जो है दैट इज न्यूटन। उसके बाद चार्ज की कुलम्ब, ओके। ओम रेजिस्टेंस। उसके बाद एनर्जी, वर्क या फिर हीट हो उसकी है जूल, ओके। उसके बाद वॉट किस चीज़ की है? पावर की, याद रखना, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। इसके अलावा वोल्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है, फेराड भी पूछ सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ बिट इंपॉर्टेंट।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ये है इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स किस चीज़ को मेजर करने के काम आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि एक्सेलरोमीटर, ये किस लिए होगा, एक्सेलरेशन के लिए होगा, ठीक है। एमीटर इज फॉर करंट। फिर बैरो, बैरो स्टैंड्स फॉर व्हाट, प्रेशर के लिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। फिर कैलोरीमीटर, देखो कैलोरिफिक वैल्यू किस लिए होती है, हीट के लिए, ओके। देन आता है फैदोमीटर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टार मार्केट, डेप्थ ऑफ द सी। फिर गैल्वानोमीटर, किस लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, राइट। लैक्टोमीटर किस लिए होता है, मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए। ओम मीटर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की होती है, राइट। तो इस तरीके से। अब ऑडोमीटर किस लिए होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल। आपने देखा होगा आपकी कार में यहाँ पे बीच में कहीं एक ये होता है जिसमें मेंशन होता है कि आपकी कार कितनी चल चुकी है, 6000 किलोमीटर चल चुकी है, 10,000, 50,000, है ना। और स्पीडोमीटर क्या होता है, जिसमें वैसे तो स्पीड लिमिट होती है 60, लेकिन आप लोग चला रहे हो उसे 80, है ना, आप एक्सीड कर रहे हो स्पीड लिमिट को, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, तो ये किस में दिखती है, स्पीडोमीटर में। अच्छा, ये तो आपने अपनी प्रैक्टिकल लैब में देखा ही होगा। इसमें यहाँ पे ए है, दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट, एम्पियर। तो ये किस चीज को चेक करने के लिए काम आ रही है, दिस इज टू सी इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या हो जाएगा ये है एमीटर, ओके। अब देख लेते हैं जल्दी से अनीमोमीटर। अनीमोमीटर जो है ये विंड स्पीड के लिए, अच्छा ये तो विंड फोर्स के लिए भी होता है, तो यहाँ पे 2 अनीमोमीटर है, देख रहे हो, तो विंड स्पीड और विंड फोर्स दोनों के लिए अनीमोमीटर। फिर आता है फैदोमीटर, अभी अभी पढ़ाया था, ओशन की डेप्थ को चेक करने के लिए, ओके। हाइग्रोमीटर to measure humidity. अच्छा, there are basically two. One is hydrometer, the other one is hygrometer. जल्दी से नीचे कमेंट करो कि हाइड्रो और हाइग्रोमीटर में क्या डिफरेंस है, ओके। अलॉन्ग विद दिस एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज साइक्रोमीटर। ये जो होता है साइक्रोमीटर, दिस इज यूज्ड फॉर व्हाट, इट इज़ टू फाइंड आउट एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ओके। और लाइजीमीटर भी आपको पता होना चाहिए। लाइजीमीटर किस लिए होता है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को देखने के लिए, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था, हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हो आप लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ओलॉजी। ओलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत फेमस हैं। दिस स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ, ओके। अब कुछ भी आगे लगा दो, जैसे अगर माइको लगाया आपने तो वो फंगस के लिए है। फाइको स्टैंड्स फॉर एल्गे। हिस्टो किस लिए होता है, टिश्यूज के लिए। साइटो इज फॉर सेल, ठीक है। एंटोमो स्टैंड्स फॉर व्हाट, इंसेक्ट्स। ऑस्टियो इज फॉर बोन्स। ऑन्कोलॉजी आपने डिपार्टमेंट देखा होगा, कैंसर का होता है, राइट, सो ऑन्कोलॉजी। तो दिस इज द वे यू स्टडी इट। अब ये मैंने आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाले डाले हैं, आप प्लीज और भी एक बार चेकआउट कर लेना, लेकिन आप इनको पढ़ के भी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाउ, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। पहली बात तो आप ये माइको, ये वर्ड्स देख के फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि किसकी स्टडी हो सकती है। उसके बाद आपको इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, तो वो तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज ये तो आपको याद है। बच्चे आपको 1-2, उसमें आप क्या करेंगे, देखें कि एल्गे है, टिश्यू है, क्या हो सकता है। Getting it? So this is the way you will eliminate the options. हमेशा ऐसे देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही मत डरो, see the options as well, क्या पता तुम उसमें से कुछ एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, आइसो लाइन्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी सेम टेक्निक लगती है। देखो, जैसे बार जो है वो प्रेशर के लिए होता है, सो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हो गया बार। थर्म्स इज फॉर व्हाट, टेम्परेचर। तो इसमें क्या पूछा गया था, आइसोलाइन जो कि लाइक टेम्परेचर्स को, आइसो मीन सेम, है ना, और सेम टेम्परेचर, थर्म स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टेम्परेचर को आइसोथर्म्स बोलते हैं हम लोग, जो लाइंस होती हैं। उसके बाद बैथ्स, दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, बाथ क्या होता है, हमने बात की कभी पूल के अंदर, तो क्या डेप्थ कितनी ज़्यादा है ना, अगर स्विमिंग नहीं आती तो ज़्यादा डेप्थ वाले में हम कर नहीं पाएंगे, तो इस तरीके से याद रख लेना। उसके बाद हलीन, हलीन स्टैंड फॉर व्हाट, सेलिनिटी, कितना ज़्यादा खारापन है, ओके। हाइटल्स, ये क्या है, इक्वल रेनफॉल। टैक्स, टैक्स इज फॉर व्हाट, स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। सो याद हो जाएंगी, आइसो लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल सी अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम हियर। Coming to the next one, and this is regarding what, intelligence agency, and this is the new favorite topic of FCAT, हर बार क्वेश्चन आता है। रॉ जो है वो इंडिया के बिल्कुल सही, CIA USA के बिल्कुल सही, मोसाद हैड बीन सो मच इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन, तो ये तो आप जानते ही है। ISI दैट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल सही। MI6 UK बिल्कुल सही। KGB जो है ऑस्ट्रेलिया की, ये गलत है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नॉट
पूछा था, कौन सा सही नहीं है। KGB किसकी है, दैट इज ऑफ रशिया, वेयर एज ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ऑस्ट्रेलिया की है ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, है ना। और MSS किसकी है, चाइना की। अब ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका का बॉस है, ओके। देन जापान का नाइचू है, ठीक है। ईरान का सवक है, ओके। एंड कनाडा का CSIS है, आप इसको सीधा नाम से ही देख सकते हैं। आई होप आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज पता चल गई हैं जो इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The topic now is atmosphere, one of the favorite topics of IFCAT question। किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर इट इज टिल 50 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स तक क्या है, मेसोस्फीयर है। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? आई विल जस्ट से वन थिंग टू यू, दैट ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, दैट इज इट, ठीक है। मैं आपसे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप मुझे ट्रस्ट करते हैं, बट दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस। T stands for your troposphere, ST stands for your stratosphere, ME stands for mesosphere, ionosphere, thermosphere and exosphere। आई होप याद हो गया, राइट। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दीज लेयर, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। अब मेसोस्फीयर जो है, दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर। वाई? बिकॉज यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो एब्सेंट होती है, और इसी की वजह से यहाँ जितने भी मीटियोर्स जो हैं वो फाइनली यहीं पे आके डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो है दैट इज ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होता है, जितने भी एटमॉस्फेयर में चीज़ें होती हैं, बी इट क्लाउडिंग, बी इट थंडरस्टॉर्म, बी इट लाइटनिंग स्टॉर्म, जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन्स होते हैं सारे ट्रोपोस्फियर में होते हैं। आपने देखा होगा एरोप्लेन भी यूजुअली इसी रेंज में फ्लाई करता है, लेकिन समटाइम्स अ बिट ऑफ अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर ऑल्सो यू कैन से वहाँ पे फ्लाई करता है, अदरवाइज यूजुअली इन ट्रोपोस्फियर इटसेल्फ, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर की अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ क्या है, यहाँ मिलती है आपकी ओजोन लेयर। क्या मिलती है, ओजोन लेयर, जो हमें यूवी लाइट से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ओके। स्पेस शिप्स आप देख सकते हैं, ये सब कहाँ है, स्पेस शिप्स आर इन एक्सोस्फियर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर थर्मोस्फियर। अब थर्मोस्फियर बहुत ज़रूरी है, बाय अरोराज कितनी ज़्यादा आजकल न्यूज़ में, नदर्न लाइट्स की रील्स हर जगह चल रही है, राइट। तो ये क्या है, अरोराज। एंड यहाँ पर इवन आपके स्पेस शटल्स एंड सैटेलाइट्स भी देखने को मिलती हैं। कमिंग टू कार्बन लाइन, अब ये आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कौन सी लेयर में कार्बन लाइट जो है प्रेजेंट होती है। दिस इज एट 100 किलोमीटर्स, ओके। अब जल्दी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मेसोस्फियर, अब ये भी बताया था, कोल्डेस्ट लेयर। अच्छा, आइनोस्फियर की वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज यहाँ से सारी रेडियो वेव जो है वो सब ट्रांसमिट कहाँ से की जाती है, आइनोस्फियर से, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर, अब ये भी बताया था, ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ट्रोपोस्फियर, एरोप्लेन्स यहीं पे फ्लाई करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट। अब देखो, प्राइमरी पोल्यूटेंट हो, सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो, या फिर ग्रीन हाउस गैसेज हो, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। अब मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगी, और डील ये है कि आप इसका आंसर करेंगे नीचे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखो, ग्रीन हाउस गैस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ है, अर्थ में से जितनी भी रेडिएशन है, जो हीट रेडिएशन है, वो इंफ्रारेड की फॉर्म में क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। इंफ्रारेड रिलीज हुई, अब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती गई हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एटसेट्रा, और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, इन्हें ट्रैप करती हैं, इस हीट को, और टेम्परेचर जो है बढ़ाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो आता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। देखो, इसके अंदर वाटर वेपर्स भी हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसके अंदर मीथेन भी है, ठीक है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हैं, जिसे हम HFCs भी बोलते हैं, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी हैं, और इसके साथ साथ ओजोन जो है, दिस इज ऑल्सो देयर। और ये सारी की सारी कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं लोअर एटमॉस्फेयर में, और अभी हमने एटमॉस्फेयर भी डिस्कस किया था, राइट। अब आ जाते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स पे और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स पे, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली किसी सोर्स से एमिट हो। यहाँ पे सोर्सेज क्या हैं, जैसे कि आपकी कार्स हैं, फैक्ट्रीज है, वाइल्ड फायर है, वॉल्केनोज हैं, तो इसकी वजह से जो भी पोल्यूटेंट्स रिलीज हुए, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जब भी कभी पोल्यूटेंट फॉर्म होते हैं लोअर एटमॉस्फेयर में बाय केमिकल रिएक्शन, मतलब जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट थे उसमें केमिकल रिएक्शन कुछ हुआ, या फिर मतलब डायरेक्टली सोर्स से एमिट ना कि केमिकल रिएक्शन से जो बने, उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, जैसे कि ओजोन है, ठीक है। ओजोन क्या है, इट इज ऑल्सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट। कैसे बनता है, हाइड्रोकार्बन था,
उसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो सनलाइट में एक साथ कंबाइन हुए और इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर बन गई आपकी ओजोन। या फिर दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि NO जो है वो जब भी कभी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है एयर में, इट फॉर्म्स NO2, तो ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद एसिड रेन जो है वो कैसे बनती है, दिस इज बाय जब भी कभी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, सो दिस इज द एसिड रेन। ओके, सो ये सारे के सारे सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, अमोनियम आयन, पार्टिकुलेट मैटर, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल है सेकेंडरी पोल्यूटेंट के। आई होप आपको ये क्लियर हो गए हैं, राइट। अब एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज इनर्ट गैसेज। आप जानते हैं इनर्ट गैसेज क्या है, दे डोंट रिएक्ट मच, इसीलिए दे आर इनटू अ ग्रेट यूज। ठीक है, लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स इन हियर। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विश करने के काम आती है। उसके बाद आपने देखा होगा कि चिप्स के जो पैकेट हैं वो उसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। नियॉन लाइट, दे आर मेड ऑफ आर्गन एंड नियॉन। ओके, वेल्डिंग के लिए चाहे बल्ब के अंदर स्टोर करने के लिए जो लाइट यूज की जाती है, दैट इज अगैन आर्गन। ओके, गैस लेजर्स में हीलियम, नियॉन यूज की जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जेनन यूज की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एयरक्राफ्ट, बिकॉज उसको हमें लाइट रखना है तो उसमें हीलियम यूज की जाती है। इवन डाइवर्स जो है वो भी हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके लेके जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ इनर्ट गैसेस। के साथ साथ आपको मार्श गैस जो है वो किसे बोला जाता है, मिथेन को बोला जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टीयर गैस, टीयर गैस कौन सी है हमारी, NH3। नीचे जल्दी से कमेंट करो कि लाफिंग गैस हम किसे बोलते हैं। ओके, आई होप ये सारे आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग अर्थक्वेक की वेव। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये जो है दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ और यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं, फोकस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और कुछ इस तरीके से वेव्स ऊपर जाती गई। तो जो क्लोजेस्ट एरिया था जहाँ पे आके सबसे पहले स्ट्रक हुआ, दिस इज नोन एज एपी सेंटर, मतलब जो कि सर्फेस पे था। ठीक है, और जब ये वेव्स यहाँ पे सर्फेस पे पहुंच जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सरफेस वेव्स। और जब ये विद इन द बॉडी रहती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट बॉडी वेव्स। और बॉडी वेव्स अपने आप में दो टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज पी वेव और दूसरे वाली जो होती है दैट इज एस वेव। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इट इज। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते हैं ऑन द सर्फेस, क्या होता है कि एक तो स्पीड जो है इन वेव्स की कम हो जाती है। वाई, बिकॉज डेंसिटी कम हो जाती है। वेयर एज अंदर वाली साइड क्या होता है, स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और डेंसिटी क्या होती है, वो भी ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं कि स्पीड जो है कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्ट्रक्शन कम हो गई। डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सरफेस वेव्स की ही होती है, बिकॉज पूरे लैंड को वो तहस नहस कर देती है, रॉक्स वगैरह सब कुछ हिला देती है। ठीक है, सो सरफेस वेव्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं नेचर में। वेयर एज जब मैं आपसे बात करूं पी वेव और एस वेव, तो पी वेव क्या होती है, सबसे पहले सिस्मोग्राफ इसी को पकड़ता है, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग वाली, मतलब प्राइमरी वेव। उसके बाद आती है सेकेंडरी वेव। ठीक है, लेट्स सी द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू। प्राइमरी वेव क्या होती है, ये जैसे अगर सरफेस है तो उसके पैरेलल टू एंड फ्रो मूव करती है, सो इससे कंपैरेटिवली इतनी डिस्ट्रक्टिव ये नहीं होती है। वेयर एज सेकेंडरी वेव क्या करती हैं, वो ऐसे परपेंडिकुलर जो है वो मूव करती है, सो उसकी वजह से सरफेस कुछ इस तरीके से हिलना शुरू हो जाता है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं एस वेव। और ये पी और एस वेव्स में ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी है, एस वेव जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, इससे कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर एटसेट्रा इज सीन। ओके, और ये जो पी वेव्स हैं ये सॉलिड लिक्विड गैस से ट्रैवल कर सकती है, वेयर एज सेकेंडरी वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल कर सकती है। आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग व्हाट, प्लैनेट्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो इसको हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं, देर आर टू टाइप ऑफ प्लैनेट्स। द फर्स्ट वन इज इनर, द सेकंड वन इज आउटर। आउटर प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स भी बोला जाता है, बिकॉज दे आर जुपिटर लाइक एंड गैस जायंट्स होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह के बने होते हैं। इसमें सॉलिड सर्फेस ज्यादा नहीं होता, लेकिन इनके जो मून्स होते हैं दे आर व्हाट, दे आर सॉलिड। वेयर एज अगर मैं आपसे बात करूं इनर प्लैनेट्स की, तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले मतलब मर्करी से स्टार्ट होकर मार्स तक होते हैं, एंड दे आर व्हाट, दे आर अर्थ लाइक, इसलिए इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। इनकी डेंसिटी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होती है। ठीक है, नाउ वन बाय वन वील डिस्कस ऑल दीज प्लैनेट्स। फर्स्ट है हमारा मर्करी। मर्करी जो है स्मॉलेस्ट है और सबसे ज्यादा क्लोज है टू द सन। लेकिन क्वेश्चन आता है विच वन इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। देखो, हॉटेस्ट जो है वो मर्करी नहीं, वीनस है।
आपको ये चीज याद रखनी है। काफी लोग मर्करी टिक करके आते हैं बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट, नहीं, हॉटेस्ट जो है ये आपका है वीनस, बिकॉज इसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा थिक है एंड सारी हीट को ट्रैप कर लेता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। अगर क्वेश्चन आता है विच वन इज अर्थ ट्विन, तो आंसर हो जाएगा वीनस। टॉकिंग अबाउट अर्थ, अर्थ इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लू प्लैनेट। क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ओके, एंड ये जो होती है इसकी शेप कैसी होती है? शेप इज जियोइड। ओके, जितने भी ये इनर प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे सिलिकेट्स या मेटल के बने होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन और हीलियम के जो हैं वो बने होते हैं आपके जोवियन प्लैनेट्स, राइट। और इनमें मून्स जो होते हैं कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है, और रिंग्स वगैरह इसमें नहीं देखी जाती है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही ज्यादा थिन है। इसके जो दो सबसे इंपॉर्टेंट मून्स आपको याद होने चाहिए, फोबोस एंड डिम्यूस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज जुपिटर। जुपिटर जो है दिस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। सिर्फ लार्जेस्ट ये प्लैनेट नहीं बल्कि इसकी सैटेलाइट भी ओवरऑल जितने भी मून से सबसे ज्यादा बड़ी है, जिसका नाम क्या है? गैनीमेड है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट जाइंट प्लैनेट, इसमें एक ग्रेट रेड स्पॉट है। अगर रेड स्पॉट की बात होती है सो दैट इज जुपिटर, ठीक है। ये काफी पुराना है। इट वाज ड्यू टू सम काइंड ऑफ अ स्टॉर्म दैट वाज इवन बिगर देन द अर्थ। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज यूरेनस। यूरेनस की अगर हम बात करें, दिस इज द 7th प्लैनेट, एंड इसकी सबसे अलग बात जो है दैट इज कि ये जो है 90 डिग्री एंगल पे और प्लैनेट के कंपैरेटिवली रिवॉल्व करता है, ठीक है, बिकॉज ये जो है नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है। ओके, टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम मून, सबसे ज्यादा मून किसके पास है? सैटर्न के पास है। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, तो कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका? नेपट्यून है। ओके, दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आपके मून्स भी हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं टाइटन, फोब और टिथियस, ये किसके हैं? सैटर्न के हैं। ओबेरन जो है ये किसका है? यूरेनस का है, ठीक है। हाइपरियन ये किसका है? दिस इज ऑफ सैटर्न। हिप्पोकैम्प किसका है? दिस इज ऑफ नेपट्यून। और जुपिटर के ये 3 और हैं, कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमेड, तो अभी आपको मैंने बताया ही था, राइट। अब जल्दी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सैटर्न जो है वो आउटर प्लैनेट है, बिल्कुल सही। वीनस जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है और अर्थ का ट्विन है, ये भी बिल्कुल सही है। मार्स जो है रेड प्लैनेट है, ये भी सही है। यूरेनस इज ब्लू प्लैनेट। नाउ दिस इज रॉन्ग। यूरेनस क्या है? यूरेनस इज अ ग्रीन प्लैनेट, वेयर एज ब्लू प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज रिगार्डिंग ग्रासलैंड्स, बिकॉज अलग अलग नाम से बुलाया जाता है अलग अलग देशों में, जैसे प्रेरीज इन यूएस, यूरोप और नॉर्थ एशिया में इसको स्टेपे के नाम से बुलाया जाता है। पैम्पस अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा इसको पुस्ताज भी बुलाया जाता है, वेयर इन हंगरी, ठीक है। उसके बाद वेल्ड, एज यू कैन सी हियर इन मैप ऑल्सो, कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। कैंटरबरी, कैंटरबरी जो है इसको बुलाया जाता है इन न्यूजीलैंड। फिर सवाना, ठीक है, आपने गाना भी सुना होगा सवाना पे, है ना। सो दिस इज वेयर इन अफ्रीका एज वेल, यहाँ पर भी और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी, ठीक है। फिर आता है टाइगा। टाइगा जो है इसको कहाँ बुलाया जाता है? यूरोप में भी बुलाया जाता है और उसके साथ साथ एशिया में भी। आई होप आपको याद हो गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज ऑड वन आउट। तो कई बार रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं जीके के। नाउ हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, जैसे आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से डेजर्ट हैं, जैसे ग्रेट बेसन है, ठीक है, चिहुआहुआ डेजर्ट है, इसके साथ साथ कोलोराडो, दिस इज ऑल्सो अ प्लेट्यू एंड अ डेजर्ट, आई विल से, सो कोलोराडो इज ऑल्सो देयर। अब पेंटागोनियन की अगर मैं बात करूँ, यू कैन सी इट इज डायरेक्टली कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। सो इसका जो ऑड वन आउट हो जाएगा दैट इज दिस, बिकॉज ये कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है और ये कहाँ है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स की, जैसे कि गोबी डेजर्ट है, ठीक है। इंडिया में कौन सा है? थार डेजर्ट है। सो ये कौन से हो गए? हमारे एशियन डेजर्ट्स हो गए। नामीब, कालाहारी, ये कौन से हो गए? अफ्रीका के जो हमारे डेजर्ट हैं, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़ा डेजर्ट है। अब बात करते हैं सहारा डेजर्ट की, दैट इज वर्ल्ड का जो हॉट डेजर्ट, अगर हम बात करें हॉट डेजर्ट में सबसे बड़ा बिगेस्ट कौन सा आता है? दैट इज योर सहारा डेजर्ट। नाउ कमिंग टू द कोल्ड डेजर्ट, सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? दैट इज इन एंटार्क्टिका, ठीक है, याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेटर जो है उसके पैरेलल कौन सी लाइन है? देखो आपको एक चीज़ याद रखने की जरूरत है कि इक्वेटर जो है लेटी हुई लाइन है, तो इनको हम लैटिट्यूड्स बोलेंगे, राइट। सो लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड इज योर इक्वेटर, इसके पैरेलल होगी। वेयर एज जो ये लंबी लंबी लाइन्स है इनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। सो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज अ प्राइम मेरिडियन, और ये जब पास होती है यूके से, इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ से हम सारा जो टाइम है वो कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड टाइम है। वेयर एज इंडिया का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? IST। ये कहाँ से पास होता है? इट इज 82
डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, जल्दी से मुझे स्टेट्स बताओ नीचे कमेंट करके कि फ्रॉम वेयर डज IST पास। ओके, एंड दिस IST इज 5 आवर 30 मिनट्स का डिफरेंस है फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम। टॉकिंग अबाउट डेट लाइन, ये कहाँ से पास होती है? डेट लाइन पास होती है आपकी पैसिफिक ओशन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अलॉन्ग विद दिस यू शुड ऑल्सो नो अबाउट, जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 नॉर्थ इज योर कैंसर, वेयर एज 23.5 साउथ इज योर कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसके बाद एंटार्क्टिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल का भी आपको पता होना चाहिए, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो यू नो इट इज 90 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो इक्वेटर है कितनी कंट्रीज को पास करती है? टोटल 13 कंट्रीज को पास करती है। टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, टोटल 3 कॉन्टिनेंट्स है। यू कैन सी 1, 2 एंड 3 इन हियर। तो यहाँ पे है आपका एशिया, यहाँ पे आपका अफ्रीका, और यहाँ पर है आपका अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका। तो आई होप आपको याद रहेगा ये। उसके बाद ये 3 ही ओशंस को पास करती है, दैट इज आपका इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन, उसके बाद अटलांटिक ओशन एंड योर पैसिफिक ओशन। पैसिफिक इस साइड भी है और इस साइड भी है, याद रहेगा। क्वेश्चन किस तरीके से आ जाते हैं, जैसे आ जाएगा कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, और आपको दे दिया मालदीव्स। ठीक है, एंड पूछ लिया ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेटर। तो ये तीनों एक ही कॉन्टिनेंट में है, वेयर एज मालदीव्स दूसरे में है। इस तरीके से आपको इंडिविजुअली डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के भी याद होनी चाहिए कि इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होती है। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया से कितने स्टेट से पास होती है? दिस इज द क्वेश्चन। सो इन टोटल 8 जो हैं स्टेट्स वहां से पास होती है। स्टार्ट हम करते हैं गुजरात के साथ, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर यहाँ पे आता है वेस्ट बंगाल। ओके, फिर त्रिपुरा एंड फाइनली मिजोरम। यहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिस इज रिगार्डिंग डिजीज। देखो डिजीजेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बैक्टीरियल है, वायरल है, किस टाइप की डिजीज है, लेड एटसेट्रा की कोई पॉइजनिंग से अगर कोई डिजीज हुई है। थर्ड होता है वाइटामिन से, वाइटामिन डेफिशिएंसी से कोई है, या फिर वाइटामिन का ही आपसे साइंटिफिक नेम पूछ लेंगे। ठीक है, अब आते हैं, जैसे फर्स्ट है HIV एड्स। HIV एड्स आप सबको बोला जाता है मेक श्योर वेन एवर आप सिरिंज लगवा रहे हो इट इज अ न्यू पैकेट, बिकॉज उससे क्या होती है, बहुत सारी डिजीज ट्रांसफर होती हैं, दैट इज HIV एड्स, राइट। और ये क्या है, ये एक वायरल डिजीज है। फिर आते हैं मलेरिया। मलेरिया जो है ये फीमेल एनोफिलिस मस्किटो जो है वो इसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये क्या हो गया, कैरियर हो गया। सो कैरियर भी कभी कभी पूछ लेते हैं। देन आता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये किसकी वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू नाइट्रेट कंटेमिनेशन, बिल्कुल सही। उसके बाद आ जाते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये जो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होता है। तो इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो गए हैं। अब वन बाय वन लेट अस डिस्कस अ फ्यू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज कि इसमें से फैट सॉल्युबल जो विटामिन है वो कौन कौन सी है। सो जो मैंने यहाँ मार्क की है विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारी है फैट सॉल्युबल। इसके अलावा द वंस दैट यू कैन सी इन हियर, ये कौन सी है, दीज आर वाटर सॉल्युबल। ओके, फिर आपको पता होना चाहिए जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको क्या हो सकता है, पुअर विजन। विटामिन बी से बेरी बेरी, बी से ही बी। ठीक है, स्कर्वी, सी से। रिकेट्स, सॉफ्ट बोन्स, विटामिन डी। कैल्शियम की वजह से क्या हो सकता है, वीक बोन्स हो सकती है, टूथ डिके हो सकता है। आयोडीन, गोइटर, और आयरन, एनीमिया। याद रखना। इसके साथ साथ यू शुड ऑल्सो नो देयर साइंटिफिक नेम्स, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे कि फॉलिक एसिड कौन सा होता है, B9, बायोटिन B7, दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, हेयर एटसेट्रा, है ना। बायोटिन के आप एक्स्ट्रा जो है सप्लीमेंट्स लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग, कोई भी जो डिजीज है दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ पॉइजनिंग इफेक्ट, जैसे अभी अभी हमने डिस्कस की थी, राइट। प्लम्बिज्म, लेड। कैडमियम, इटाई। मर्करी से क्या होता है, मैड हेटर्स डिजीज होता है। देन व्हाइट लंग डिजीज एस्बेस्टोस से होता है। नॉट ओनली दिस, मीजोथियोलोमा जो है दैट ऑल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ एस्बेस्टोस। और सेडिरियोसिस, दिस इज बिकॉज ऑफ आयरन डस्ट। ओके, अब हम बात करेंगे कॉमनली जो ह्यूमन डिजीजेस फाइंड की जाती है। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया से कॉज होने वाली बैक्टीरियल डिजीज, वायरस से कॉज होने वाली वायरल डिजीज, फंगस की वजह से फंगल, प्रोटोजोन एंड हेलिमेंट्स। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज जो प्रोटोजोन डिजीजेस होती हैं, इसमें यू शुड नो अबाउट द कॉजेटिव, दैट इज जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमा, काला आजार, लेशमेनिया। लेकिन इसके कैरियर भी होते हैं जो ह्यूमंस में से जो है ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई, एनोफिलस। ठीक है, सो दिस इज ऑल यू शुड नो। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीजेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी गई है, फर्स्ट वन इज कॉलेरा, सेकेंड वन इज निमोनिया,
फिर है टीबी और वूपिंग कफ। लोग बाग कफ को बहुत ज़्यादा डाउट में चले जाते हैं बिकॉज कॉमन कोल्ड जो है दैट इज वायरल, वेयर एज वूपिंग कफ दिस इज बैक्टीरियल डिजीज। याद रखना, चिकन पॉक्स, डेंगू फीवर, ठीक है, मीजल्स। अब हम एंटीबायोटिक्स कब खाते हैं, जल्दी बताओ, एंटीबायोटिक्स कब खाते हैं? जब ऑफ कोर्स हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज होगी, सो बैक्टीरियल डिजीज के टाइम पे, ठीक है। देन मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, ये सब क्या है? प्रोटोजोन डिजीजेस हैं। आई होप ऑल दीज डिजीजेस आर वेरी मच क्लियर टू यू। यहीं से क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली। तो देखो, जो हरिकेन्स, टाइफून्स होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज और फ्लोरिडा में से हरिकेन्स के नाम से बुलाया जाता है, चाइना, जापान, फिलीपींस में से टाइफून के नाम से बुलाया जाता है। इन इंडिया एज यू नो, बे ऑफ बंगाल या फिर आपके अरेबियन सी के अराउंड इसे साइक्लोन्स के नाम से बुलाया जाता है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम इसका जो ये गलत आंसर है दैट इज डी, ये इनकरेक्टली मैच, बिकॉज यूएस एंड मैक्सिको में इसे विली विलीज नहीं बुलाया जाता, विली विलीज बुलाया जाता है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, वेयर एज यूएस एंड मैक्सिको में इसको टॉर्नेडो के नाम से बुलाया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे मेटल्स गिवन है, ओर्स गिवन है, वी हैव टू मैच देम। एल्यूमिनियम की कौन सी ओर है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निकलता है। जिंक की है कैलामाइन और जिंक ब्लेंड। लेड की गलीना एज वेल एज सिरुसाइट, सबसे इंपॉर्टेंट इज गलीना, ठीक है। उसके बाद आते हैं मर्करी। मर्करी की कौन सी है? सिनाबार। इसके अलावा और भी हैं जो थोड़ी जरूरी हैं, जैसे कि आयरन की हेमेटाइट, ठीक है, कॉपर की कॉपर ग्लैंड्स, और सोडियम की रॉक सॉल्ट। इसके अलावा वी हैव डन ऑल ऑफ देम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब प्लीज इसका आंसर भूल के भी मर्करी मत मार्क कर देना। यहाँ पे नॉन मेटल पूछा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, मेटल नहीं पूछा, इसलिए बोलती हूँ क्वेश्चन हमेशा ढंग से पढ़ो। प्लीज टेल मी, आप में से कितनों ने आंसर इसमें पहले ही सोच लिया था मर्करी है? इसका जो आंसर है दैट इज ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो है वो इसका आंसर है। इसके बाद काफी और क्वेश्चंस डेवलप होते हैं फ्रॉम मेटल एंड नॉन मेटल, जैसे कि कौन सा नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? ग्रेफाइट, ओके। कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है? अभी भी बताया मैंने, रूम टेम्परेचर पे। मेटल जो लिक्विड होता है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मर्करी और इसके साथ साथ गैलियम, ओके। नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल जो कि चमकता भी है मेटल की तरह, साथ के साथ कंडक्टिविटी भी शो करता है। इसका जो आंसर है दैट इज आयोडीन। फिर आते हैं हाईएस्ट थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी है? दैट इज ऑफ सिल्वर। और हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल कौन सा है? डायमंड, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है दैट इज आयरन, और फर्स्टली जो डिस्कवर किया था मैन ने दैट वाज कॉपर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज रिगार्डिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट में कैसे क्वेश्चन आ जाएगा? या तो आ जाएगा किन दो कंट्रीज के बीच में, या फिर कौन से दो वाटर बॉडीज के बीच में। जैसे कि पूछा गया है इधर बॉस्फोरस स्ट्रेट, तो ये जो है एज यू कैन सी ये ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा को क्या करता है? ये कनेक्ट करता है, राइट। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मलक्का स्ट्रेट जो है किसके बीच में? इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में। पाक स्ट्रेट इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। जो पहले पूछे जा चुके हैं दैट इज हॉर्मूज, देन फॉर्मोसा, बास एंड बेरिंग स्ट्रेट। ये वाले जो हैं पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके। अलॉन्ग विद दिस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर दैट इज 8 डिग्री चैनल जो है वो किसके बीच में है? बिटवीन मिनिकॉय एंड मालदीव्स, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? दिस इज बिटवीन लैकाडिव आइलैंड, ठीक है, और जो आपके सुहेली पार आइलैंड्स है, दीज आर बेसिकली द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप यू कैन से। और जो आपका 10 डिग्री चैनल है दिस इज बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज रिगार्डिंग कैबिनेट मिनिस्टर। देखो पहली बात, जो कैबिनेट वर्ड है ये पहले था ही नहीं, ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था दैट वाज बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये एक आर्टिकल है 352 जिसके थ्रू इंसर्ट किया गया था ये वर्ड, ठीक है। सो ये क्या है? ये दीज वर द मिनिस्टर्स जो बिल्कुल फर्स्ट पोर्टफोलियोज डिसाइड हुए थे। जैसे कि लॉ मिनिस्टर कौन थे? BR अम्बेडकर। जगजीवन राम वाज लेबर मिनिस्टर। अबुल कलाम वाज एजुकेशन मिनिस्टर। ध्यान देना, APJ अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम है। बलदेव सिंह वाज डिफेंस मिनिस्टर। और भी है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर अमृत कौर, ओके। प्राइम मिनिस्टर कौन थे फर्स्ट? जल्दी से नीचे बताओ, और प्रेसिडेंट भी बताओ, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट। Coming to the next question now, as you know that India has borrowed lot of things from different countries when it comes to its constitution, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट किससे हमने बोरो किया? इसका आंसर आप देंगे बिकॉज अभी मैं आपको सारी चीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में याद रखनी है दैट इज
इमरजेंसी प्रोविजन हमने यहाँ से लिया है। यूके से हमने कौन कौन सी चीज़ ली है, एक तो बाइकार्मलिज्म लिया है और सिंगल सिटीजनशिप लिया। आपको पता है कि हमारे में स्टेट और नेशन की अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है, राइट। फिर फ्रांस से हमने क्या लिया, देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली आपको चीज़ें बताती चलूंगी, ठीक है। दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रियम्बल में है वो हमने फ्रांस से लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं, डीपीएसपी लिए हैं, ठीक है। जर्मनी से हमने क्या लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाने चाहिए ड्यूरिंग इमरजेंसी, ओके। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है दिस वी हैव टेकन फ्रॉम रशिया, और कॉन्करेंट लिस्ट जो हमारी है दैट इज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन, दैट इज हमारा जो सेंटर है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू स्टेट्स, ओके। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अदरवाइज एवरीथिंग इज अवेलेबल जो हमने दूसरी कंट्रीज से बोरो किए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन, इसमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज यूनाइटेड नेशन एग्जैक्टली है क्या। पहली बात, ये आया था एग्जिस्टेंस में 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। एंड इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं। लेटेस्ट जो मेंबर था दैट वाज सूडान, जो ऐड किया गया था 193rd। टॉकिंग अबाउट सेक्रेटरी जनरल, वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। वो क्या है, सेक्रेटरी जनरल हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इट इज़ इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। आपको याद रखना है जब ये फाउंड हुआ था उस टाइम पे इंडिया वाज देयर, तो इंडिया वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ इट। इसमें टोटल 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं, द फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर जल्दी बताओ मुझे, आईसीजे का कहाँ पर है। सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मैं बात करूँ, इसमें टोटल होते हैं 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, और 10 होते हैं जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास होती है वीटो। एंड कौन कौन सी कंट्री है इसमें, यूएसए है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है और चाइना है। बहुत बार बात उठी है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, लेकिन चाइना अपना वीटो यूज करता है एंड सेज दैट इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ओके। वेयर एज अगर हम बात करें नॉन परमानेंट मेंबर, ये हर 2 साल में मतलब वापस से बनाए जाते हैं 10 मेंबर्स, ठीक है। सो नॉन परमानेंट मेंबर की अगर बात करें, इंडिया जो है कॉन्टिन्यूसली पिछले काफ़ी सालों से क्या हो रहा है, इलेक्ट हो रहा है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, बट ओनली फॉर 2 years. दिस इज वॉट यू शुड नो। अब आते हैं इसमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। सो रशियन इज ऑल्सो ऑफिशियल लैंग्वेज, स्पेनिश भी है, फ्रेंच भी है, अरेबिक भी है, जर्मन नहीं है, चाइनीज है और इंग्लिश है, ठीक है। सो दीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड इसका जो आंसर हो जाएगा नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जर्मन। इसके अलावा जितने भी और जैसे आईसीजे है, यूनाइटेड नेशन, आपको सबके हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए। दिस आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन इन हियर, आई नो मैंने आपको 25 क्वेश्चंस कराए हैं, इसके बाद एक और वीडियो आएगी, इट विल बी कमिंग विद इन 2 days। उसमें मैं आपको रिमेनिंग 25 क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ रिविजन कराऊंगी, ठीक है। सो इसमें जो थे, इस वाली वीडियो में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं सबसे पहले, और जो अपकमिंग 25 क्वेश्चन है दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगैन ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मेक श्योर दोनों वीडियोज कवर करना, एक भी मिस आउट मत करना, बिकॉज यहां से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो मैच द फॉलोइंग इज द क्वेश्चन इन हियर, दैट इज कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन सी कंट्री को बुलाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो फर्स्ट आता है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज क्यूबा। लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज नॉर्वे। लैंड ऑफ मॉर्निंग कामनेस होती है मॉर्निंग में, साउथ कोरिया, ठीक है। भूटान इज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ओके। अब देखो और भी हैं जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, दैट इज क्यूबा। फिनलैंड जो है लैंड ऑफ 1000 लेक्स है। राइजिंग सन, अभी अभी हमने मॉर्निंग काम देखा था, प्लीज कंफ्यूज नहीं करना है, ये कौन सा है, दिस इज राइजिंग सन। और मिडनाइट सन का क्या हो जाएगा, नॉर्वे। भूटान आई हैव डिस्कस्ड विद यू, मॉर्निंग काम। उसके बाद हर्मिट किंगडम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट वंस मैंने मार्क कर रखे, अदरवाइज प्लीज गो थ्रू ऑल ऑफ देम। एंड गिफ्ट ऑफ नाइल, वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, इजिप्ट, ठीक है, स्टार मार्केट। सो विद दिस ये वीडियो जो होती है ख़त्म, एंड आई होप दिस वॉज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इन केस यू लव्ड इट, आपको मज़ा आया पढ़ने में मेरे साथ, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड डू लीव दैट अमेजिंग कॉमेंट। एंड जैसे ही एग्जाम खत्म होता है, आई रियली वॉन्ट टू हियर आउट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, बी इट ऑन टेलीग्राम, बी इट ऑन इंस्टाग्राम, कहीं पर भी मैसेज करना, लेकिन ज़रूर करना कि आपको एग्जाम के बाद कैसा लगा, बिकॉज आई नो यार यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जामिनेशन में। सो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस, एंड आई विल जस्ट से वन थिंग टू यू, दैट आखिरी में
मेक श्योर दैट यूर रिवाइजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं लास्ट मिनट रिविजन आपके लिए लेके आ रही हूँ। मेक श्योर आप ये लास्ट मिनट रिविजन अच्छे से करें एंड आई एम श्योर आपके मार्क्स बहुत अमेजिंग आए। एंड दैट कंग्रेचुलेशंस वाला मैसेज इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू आफ्टर दैट IFCAT एग्जाम। आई एम श्योर यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद अमेजिंग मार्क्स।